हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 21 जनवरी 2022 का जो सीटेट का पेपर था उसे सॉल्व कराएंगे। और आज का पेपर जो होने वाला है वो मैथ का पेपर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज का जो पेपर है वो 1 to 5 के लिए है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है, जो प्राइमरी लेवल का सीटेट होता है वो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, कक्षा सेकंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? किसी बच्चे से कहा गया कि आप 35 को लिखिए, तो बच्चा इसकी समझ न रखते हुए उसने क्या कर लिया, 305 को लिख लिया। तो आप एक टीचर हैं, तो टीचर के अकॉर्डिंग आप क्या सोचेंगी, यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो ऐसा हमें बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करना है। श्याम पट्ट पर सही उत्तर लिख देंगे? नहीं, हम बच्चों के सामने श्याम पट्ट पर लिखकर कहेंगे कि चलो इसको सही कर लो, ऐसा भी हमें नहीं करना है। अगला है, उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही लिखने के लिए देकर। नहीं, तो ये भी नहीं कि बच्चों से कह दिया चलो इसको 10 बार लिखो, हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया 35 और इसको अपनी कॉपी पर नोट करो 10 बार। तो ऐसा करने से क्या बच्चे सीख जाएंगे? तो ये भी हमें प्रक्रिया नहीं अपनानी है। चौथा है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। ये इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? मूर्त पदार्थ। हमें बच्चों को मूर्त पदार्थ देकर और विनिमय नियम से समझाकर उन्हें बताना होगा। अगला प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, मानचित्रण या फिर के कौन से पहलू विद्यमान हैं? बात क्या की जा रही है? प्राथमिक सिलेबस की जा रही, प्राथमिक पाठ्यक्रम में। ऑप्शन है, मानचित्र का अर्थांकन करके, बिना पैमाने वाले आलेख, संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करके, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। तो हमें इसमें कौन से पहलू विद्यमान होते हैं जो प्राथमिक में जो सिलेबस दिया होता है मानचित्र के बाद, तो उसमें कौन से मानचित्र के पहलू शामिल होते हैं? तो चलिए इसको समझते हैं। मानचित्र का अर्थांकन करना, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है बिना पैमाने वाले आलेख, ठीक है, ये भी होते हैं। और फिर तीसरा क्या है? संकेतों प्रतीकों का प्रयोग करके। तो आपने देखा होगा प्राइमरी क्लास में क्या होता है, संकेतों का प्रयोग करके मैथ को पढ़ाया जाता है, ठीक है, या प्रतीक। तो ये भी सही होगा। चौथा है पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। जब यहाँ यही वाला ऑप्शन सही हो गया, बिना पैमाने वाले आलेख, तो फिर ये तो गलती हो जाएगा। ऊपर ही ये सही हो चुका है। एक ही आंसर के दो नेगेटिव पॉजिटिव सही नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। जो छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं उन्हें पैमाने का यूज करना नहीं इतना कक्षा 2 में सिखाया जाता है, तो वहाँ पर बिना पैमाने के क्या होते हैं, आलेख बने होते हैं। तो इसका ए बी सी ये सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि प्राइमरी में, अब इसमें कोई ऐसा एक दिया होगा जो जूनियर में आता हो, लेकिन हमें प्राइमरी का पूछा गया है, तो इसमें ये पूछा है 3 ऐसे हैं जो प्राइमरी में रखे गए हैं 3 भाग, और चौथा ऐसा है जो नहीं रखा गया, ठीक है, वो जूनियर में होगा या फिर आगे। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूर्णांक है क्या पाठ्यक्रम का भाग? चौपट, टाइलिंग, हाँ ये तो है क्योंकि बच्चों को हम टाइलिंग के द्वारा पढ़ाते हैं। सममिति, ये भी प्राइमरी में आता है। अनुमान लगाना, छोटे बच्चे अनुमान लगाकर करते हैं, तो ये भी है। लेकिन पूर्णांक कक्षा 5 का भाग नहीं है, तो इसको ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक कक्षा 5 का भाग नहीं है, सिलेबस का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 49 है, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? संख्याबोध, भिन्न, प्रतिरूप या फिर भिन्न, स्थानीय मान, आयतन, संख्याबोध, प्रतिरूप, आयतन, संख्याबोध, चौपट, स्थानीय मान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा संख्याबोध, भिन्न और
प्रतिरूप। क्या हो जाएगा? संख्या का बोध कराना है, भिन्न बतानी और उसका प्रतिरूप। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, संख्या बोध, भिन्न और प्रतिरूप। इनको याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समस्या समाधान में लड़की लड़कियों से अधिक योग्य हैं। तो हमें जेंडर पक्षपात नहीं करना है कि लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं या फिर लड़कियां लड़कों से अधिक योग्य हैं। तो समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गणित में ग्रामीण के बच्चे भी बहुत टॉपर रहे हैं, तो ये भी बात सरासर गलत है। ऑप्शन सी है, अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है। बिल्कुल सही बात है। हमें जो हमारा टीचर हमें पढ़ाते हैं उसके विचारों का सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसमें कूट दिए गए हैं, तो यहाँ पूछा गया है कौन सा सही है। तो देखते हैं कूट में क्या क्या दिया गया है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी सही, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 51 है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? साथियों, आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसने क्या पूछा था कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना? नहीं। क्या बहुत सारे प्रश्न मतलब अभ्यास के लिए तो उपलब्ध बच्चों को दे दोगे तो क्या बच्चे आंकड़े या संग्रह अर्थांकन पढ़ना मतलब आसान समझेंगे या वो कर पाएंगे इसको? तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में सर्वेक्षण का संचालन करवाना, तो ये पॉजिटिव है। आगे देखते हैं। कक्षा में क्विज या प्रश्नोत्तरी का संचालन करवाना, तो ये क्विज या प्रश्नोत्तरी आ जाए तो ये गलत हो जाता है, नेगेटिव शब्द है। अगला देखते हैं। कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना, ये भाषा विमर्श के लिए अच्छा है, भाषा संप्रेषण के लिए ये सब है, लेकिन हमें यहाँ किस पे ध्यान देना है? आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे इसके अकॉर्डिंग सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों में सर्वेक्षण का संचालन करवाना। क्या करवाना? सर्वेक्षणों का संचालन करवाना, तो ये इसका सही जवाब होगा। 52 है, प्रश्न नंबर 52। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। सही बात है। वह ज्यामिति विवेचन में वैन हील के अनुसार किस स्तर पर है? आपके चार स्तर हैं, 0, 1, 2, 3। तो वो समोसे को देखता है, समोसा कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है इस तरीके का। तो वो कह रहा है कि जो समोसा है वो कैसा है? त्रिभुज जैसा होता है। तो ये मतलब किस में आता है? वैन हिले ने जो 4 स्तर दिए थे वो किस स्तर में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। किस स्तर में आता है? 0 स्तर में आता है। निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? रचनात्मक को हम क्या कहते हैं? रचनावादी। गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने में बिल्कुल गलत है। कंठस्थ शब्द आ जाए आगे पढ़ो ही मत, उसे गलत कर दो। अध्यापक का केवल सही नहीं, केवल शब्द आ गया, सही उत्तरों को केंद्रित करना। क्या अध्यापक केवल प्रश्न दे दे बच्चों को, बच्चे जब नहीं कर पाए तो उन्हें समझाए नहीं, उन्हें बताए नहीं, सिर्फ उन्हें सही जवाब बताता जाए, तो क्या बच्चों में ऐसे अधगम हो सकता है? सीख सकते हैं बच्चे? तो नहीं सीख सकते। अगला है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें अनदेखा ना करें, उन्हें डांटें नहीं, उन्हें उन्हें बताएं और बच्चों की समझें कि बच्चे यहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो अधगम सीखने का एक क्या होता है? महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हमें बच्चों की कमियां पता चल जाती कि बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, तो हम उस पर ध्यान देकर बच्चों की कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो ये भी त्रुटियां क्या होती हैं? ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। विद्यार्थियों पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना नहीं है। आपस में बच्चा क्रिया करें, सामूहिक क्रियाएं करें, बैठ के आपस में सामूहिक चर्चा करें, तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए। ठीक है, तो ये हतोत्साहित शब्द कैसा है? नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव बचा 3, ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है 54, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन देखते हैं। गणित के प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। नहीं, सीमित शब्द आ गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसने पूछा क्या है, गलत ही पूछा है, लेकिन और आगे देखते हैं। गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन मतलब दृश्यीकरण सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है। गणित कैसा है, अमूर्त है, तो ये सही है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। पहला था गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, तो ये भी सही है। यहाँ नेगेटिव पूछा था तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम द्विक स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव पूछा है, नहीं है। भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परकलन करना, क्या पूछा था, स्थान, त्रिविम द्विक स्थान पूछा है, तो इसकी समझ विकसित करेंगे तो कैसे करेंगे, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परकलन करना। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है उसने, सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। अगला देखते हैं। इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो मैप में इतना कहाँ जाने कि किस इस शहर से लेके उस शहर की कितनी गुणा भाग लगाएगा, वो तब उसको याद करेगा कि इसकी यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। तो हमें कक्षा 5 तक पढ़ाना है, तो बच्चों को मूर्त चीज़ों से ही सिखाना है। ठीक है, मूर्त चीज़ों से। तो कैसे सिखाना है, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। बच्चों को कागज दें और कागज को त्रिभुजाकार या फिर किसी लाइंस में मोड़कर उसे दूरी बताएं कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है और कि कैसे बना। ठीक है, हमें मूर्त चीज़ों से बच्चों को सिखाना है। अगला, निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। सही बात है, अगर बच्चा घर से लेके विद्यालय तक जाता है तो ये भी एक दूरी हो गई, तो इस तरीके से बच्चों को समझाएं। चौथा है पेंसिल की ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। हाँ, जहाँ बच्चा लिखता है, जो पिन होती है पेंसिल की, वहाँ से लेके पेंसिल के लास्ट पॉइंट तक, तो वहाँ बच्चों को इस तरीके से सिखाना कि यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी है। तो छोटे छोटे पॉइंट से बच्चों को पढ़ाना है, ये नहीं कि मैप दिखाकर एक शहर से दूसरे शहर, और मैप में बच्चा इतना नहीं समझ पाएगा। तो ये सारे सही हैं। ये दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न है, लेकिन ये नहीं, ये नियम इसमें वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये जूनियर के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी के बच्चे को नहीं। तो इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने में। ठीक है, नेगेटिव पूछा है ये भी, तो देखते हैं। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। यहाँ पर क्या है, सूत्र, ये गलत। एक मिनट, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। नेगेटिव पूछा है, तो पहला तो सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें। उन्हें याद नहीं किया कराया जा रहा, खोज करें, सूत्रों की खोज करें। ठीक है, तो ये सही है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। अगला देखते हैं, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय या परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है, तो ये भी सही है। यहाँ औपचारिक आ गया। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ मतलब बिछाना या टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं, तो ये भी है। जो चौपड़ मतलब होता है, उसके द्वारा हम क्षेत्रफल बच्चों को निकालना सिखा सकते हैं। तो ये सारे सही हैं। इसमें सही कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन 2। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये इसका कैसा है, गलत आंसर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। एक
एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 और 8 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछा है, मुक्त सिरे, मतलब ओपन एंडेड प्रश्न पूछा है जिसके बहुत सारे जवाब आ सकें। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको बताना है। तो एक कोई गत्ता, उसके डिब्बे का जो आयतन है कितना, 480 मीटर क्यूब है, लेकिन उसकी चौड़ाई लंबाई इतनी दी गई है। ऊंचाई, उसकी हाइट पूछी है, तो हम इसको क्या है, उसकी हाइट जितनी होगी, ऐसा तो है नहीं है कि अलग अलग निकल के आए यूनिट में, एक ही यूनिट में निकलेगी। तो एक ही यूनिट में निकलेगी तो बंद सिरे वाला प्रश्न हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है, या डिब्बे का आयतन 480 है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। जब भाई उसकी लंबाई दी गई है और उसको बताया गया है कि ये इसका इतना दोगुना है, ये इसका इतना चौगुना है, तो उसकी भी फिक्स निकलेगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग निकले। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, उसका एक ही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, 480 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक बड़े 3360 मीटर स्क्वायर वाले खेत में 480 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार भूखंड समा सकते हैं। तो इसका भी जवाब कैसा निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो बचा कौन सा, तीसरा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसा है, मुक्त सिरे वाला है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर, की लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। तो ये कैसा है, मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, क्या हो सकती है। ठीक है, अब आप इसको निकाल के देखना, अलग अलग फॉर्म में रखना, तो अलग अलग यूनिट निकलेंगी, तो इस तरीके से निकल आएगा। तो ये मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। अगला है आंसर, अगला प्रश्न है, 58, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी कैसा पूछा है, नेगेटिव। और मैथ में जितने भी जो पेडागोजी आती है उसमें नेगेटिव प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वो ऑप्शन है, गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। या क्या पूछा गया है, गणित की अवधारणाओं की पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों सही है। गुणन का गठन किससे हुआ है, योग पर, भाग का गठन किससे हुआ है, व्यवकलन पर, और पूर्णांकों का जो गठन हुआ है वो कैसे हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर। ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है वही क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो तीनों सही है। चौथा कह रहा है कि भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, तो ऐसा नहीं है, दशमलव संख्या अलग होती है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा। अगला है प्रश्न 59, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर भिन्न जब पढ़ाते हैं तो उसकी जो वांछनीय क्रियाकलाप है उनको पहचानना है। भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम भिन्न पढ़ाएं तो बच्चों की दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं, तो ये गलत बात इसमें दी गई है। तो इसका ये वाला प्रश्न, ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या इसमें क्या पूछना, प्रश्न में क्या पूछा है, सही आंसर देना है, न कि गलत। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 है, प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। इसमें केवल शब्द आ गया, पहली बात तो यही गलत हो गया, केवल आधे और चौथाई का, तो ये बात गलत है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये पॉजिटिव है। अगला, महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। क्या बच्चों को इतना बताना कि हर ये वाला है और अंश ये है और ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, तो क्या बच्चों में इससे अधिगम हो सकता है, नहीं। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अलग अलग स्थितियों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर भिन्नों को पढ़ाना चाहिए।
जैसे बच्चे कोई भी चीज़ अपने दोस्तों में बांट के खा रहे हैं तो उसको भी भिन्न में क्या रूपरित करके पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है 60। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वांछनीय नहीं है। ऑप्शन है अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। सही बात है, ये पॉजिटिव है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। नकल अनुकरण मतलब नकल, परीक्षा प्रतिरूप एक ही विलक्षण वो भी, ठीक है, तो ये कैसा है, गलत है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। अगला है एक आवश्यक है, यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए, मतलब बच्चों की जिसमें रुचि हो वो सब्जेक्ट या वो तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है। अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। और विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन 2, तो यही इसका सही जवाब हो जाए, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, ठीक है। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आप सभी को कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।